हेलो दोस्तों, आज हम ना आदिकाल की कुछ प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं जो सर अशोक स्वामी सर हैं ना वो करवाए हैं। उसी को हम आपको ना कुछ ऐसे ट्रिक से बताएंगे कि आप बिना समस्या से आपको याद हो जाए। जैसे सर ने प्रश्नोत्तरी करवाया और इसी को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जैन साहित्य का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी। जैन साहित्य का समय क्या होता माना है? 8वीं से 13वीं शताब्दी। 8 से 13 लोग जैन लोग के साथ आ गए, तो 8वीं से 13वीं शताब्दी। 8 से 13वीं। जैन साहित्य की मुख्यतः रचना किस प्रदेश में हुई? जैन लोग ना रात में इधर उधर नहीं घूमते, इसलिए गुजरात में। तो जैन साहित्य की मुख्यतः किस प्रदेश में हुई रचना? तो जैन लोग ना रात में नहीं घूमते, इसलिए गुजरात में। जैन साहित्य के बारे में कौन सा कथन असत्य था? तो इस साहित्य में अलौकिकता के आवरण से नीति एवं भक्ति का चित्रण तो हुआ है। जैन लोग शांत रहते थे, इसलिए शांत रस की प्रधानता है। जैन में आदिकाल का सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय साहित्य है और घटनाओं के साथ उपदेशात्मकता की प्रधानता है। इसमें चारों सही था। फिर जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ। जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली भरत रास रचा रहे थे। बाहुबली रास, तो भारतेश्वर बाहुबली के पास जाते हैं तो जैन साहित्य के रास परंपरा बताते हैं। हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास परंपरा का। जैन साहित्य की अगर जैन साहित्य की रास परंपरा है तभी भी भारतेश्वर बाहुबली रास, और चाहे हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है तो भारत बाहुबली के साथ रास रचाते हैं। अगर संस्कृत में रास परंपरा का ग्रंथ है तो रिपुदारण संस्कृत में ना रिपुदारण आएगा। रिपुदारण संस्कृत में। अपभ्रंश में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ उपदेश रसायन रास। अपभ्रंश में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ रास परंपरा उपदेश रसायन रास। जब अपभ्रंश वाले रास रचाने लगे तो उपदेश दे रहे थे रसायन में, और जब संस्कृत वाले रास रचाने लगे प्रथम ग्रंथ तो रिपुदारण रिपु को बुला रहे थे, और जब हिंदी में रास रचा रहे थे प्रथम ग्रंथ लिखे तो भारतेश्वर भारत के बाहुबली के साथ। फिर उसके बाद है रास परंपरा की करुण रस प्रधान रचना। पता है कि ये रास परंपरा की करुण रस प्रधान जो रास परंपरा थी उसमें करुण रस प्रधान रचना कौन थी? तो चंदन बाला रास। जब चंदन लगाने जाती हैं तो पता चलता है बाला नहीं है, तो खूब करुण करके रास रोना शुरू कर देती हैं, तो करुण रस प्रधान रचना। रास परंपरा में करुण रस प्रधान रचना। तो जब बाला गुम जाएगा, चंदन लगाते वक्त दिखेगा तो खूब करुणा करने लगेंगी, रोना शुरू कर देंगी, इसलिए रास परंपरा की करुण प्रधान रचना चंदन बाला रास है। फिर जैन कवियों को इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत किसने बताया? अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है कि जैन कवियों को इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत किसने कहा कि जैन कवि जो है ना इतिहास रक्षा में अधिक सचेत है? क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये गुलेर लिए हुए खड़े थे और बोले जैन कवि आप लोग इतिहास की रक्षा करिए और आप सचेत हो रहिए, मैं गुलेर लेके खड़ा हूँ। नेमिनाथ रास कितने छंदों की संख्या है? 58। सुमति कहते हैं नेमिनाथ रास, नेमी से काम करोगे ना तो मति जो है ना सुमति, 58 छंद है। तो नेमिनाथ रास में कितने छंद हैं? 58। इसमें सर ने कुछ कथन लिखवाए हैं और वो बहुत सारे भाई बहन बोल रहे थे कि मुझे याद नहीं होता, तो मेरे दिमाग में एक बात आई
कि शायद मैं कोशिश करती हूँ कुछ ऐसा बताने का कि आपको याद हो जाए। तो जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के बारे में कहा, जैन चरित काव्यों के बारे में, कि जैन चरित काव्यों के अध्ययन से परवर्ती काल के हिंदी साहित्य के कथानकों, कथानक रूढ़ियों, काव्य रूपों, कवि प्रसिद्धियों और छंद योजना, वर्ण शैली, वस्तु विन्यास, कवि कौशल की कहानी स्पष्ट हो जाती है। पता है, 1000 बार हजारी बोल चुके कि जैन के चरित्र काव्य के बारे में बताना है तो आप कथानकों को रखो, कथानक की रूढ़ियों को जानो, काव्य रूपों को बताओ, कवि की प्रसिद्धि मिले, छंद योजना बनाओ 1000 बार, वर्ण शैली अच्छी होनी चाहिए 1000 बार, वस्तु विन्यास तैयार करना चाहिए 1000 बार, कवि कौशल, कवि का कौशल है 1000 रुपये में। किसी का कौशल देखना हो ना तो आप 1000 रुपये का देख लीजिए। तो इसीलिए हजारी 1000 रुपये लेकर के जैन चरित काव्यों के अध्ययन में परवर्ती काल हिंदी साहित्य के कथानकों को स्पष्ट बताया, रूढ़ियों को बताया, काव्य रूपों को बताया, छंद योजना बताई, वर्ण शैली बताया। कहती हैं वर्ण करेगी शैली 1000 रुपया लेकर, वस्तु विन्यास तैयार किया, कवि कौशल इत्यादि की कहानियाँ स्पष्ट की। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर हजारी कहते हैं कि 2 कारणों से हिंदी में परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता। एक तो पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया, दूसरे इस साहित्य में एक धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। जो ये आदिकाल से कथन है हजारी का। हजारी कहते हैं जो जैन साहित्य था ना, एक तो पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया। 1000 रुपया दिए ना तो घूस देने का काम किए 1000 रुपया। तो बोले एक काम करो, जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता, पर एक काम करो, पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लेके जाओ और दूसरे साहित्य में एक धार्मिक दृष्टि की प्रधानता। तो पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया, इसीलिए 1000 रुपया दिए थे हजारी, कि पूरा साहित्य ही मध्य देश के बाहर लिखना जैनों का। तो जैन के बारे में कहा कि जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता, एक तो पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर आए ना ये कथन, तो आप पकड़ सकते हैं कि 1000 रुपया आप किसी को दे देंगे ना तो वो बाहर लिखने बैठ जाएगा, जो बोलेंगे वो करेगा। इसलिए पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया। दूसरे, इस साहित्य में एक धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है, धार्मिक दृष्टि भी 1000 रुपये में पड़ेगी। फिर हजारी कहते हैं कि जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं निस्संदेह मूल रूप और प्रामाणिक रूप में सुरक्षित है। देखिए, जैन आचार्य को और उनके कवियों की रचनाओं को निस्संदेह किसने प्रामाणिक रूप में सुरक्षित है, ऐसा बोला? जो अध्ययन में तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालता है, वह वास्तविक और विश्वसनीय है। तो हजारी ही कहते हैं। ये जैन आचार्य जो थे और कवि लोग जो थे, उनकी रचनाओं को निस्संदेह 1000 रुपया ले लिए थे, इसलिए उसी को प्रमाणित रूप सुरक्षित कहते हैं। 1000 रुपया दे दो और जैन साहित्य, जैन आचार्य और कवियों, तुम्हारी रचनाएं निस्संदेह रूप से प्रमाणित सुरक्षित रहेगी। बस आप एक काम करिए, हमको 1000 रुपये दे दीजिए। इसके अध्ययन में तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालना, और जो तत्कालीन साहित्यिक परिस्थिति था ना, उसी पे प्रकाश डाल रहा था, अब वास्तविक और विश्वसनीय है। जैन साहित्य लिखने के लिए 1000 रुपये देने के लिए ना वास्तविक और विश्वसनीय, न तो वास्तविक था न विश्वसनीय। बड़ी टेंशन थी सिर्फ 1000 रुपये के कारण। फिर हजारी ने कहा कि अगर उनकी रचनाओं के ऊपर से जैन साहित्य विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगे। पता है ये हजारी क्या किए? 1000 रुपया देकर बोले अगर मैं 1000 रुपया का विशेषण हटा दूं जैन आचार्यों के साथ तो ये योगी और तांत्रिकों की रचनाओं से भिन्न नहीं लगेंगे, मतलब योगी और तांत्रिक लगेंगे। इसलिए 1000 रुपया की यहाँ विशेषण है, इसलिए अगर 1000 रुपया हटा दूँ मैं ना, विशेषण हटा दूँ 1000 रुपया दे करके, तो योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से भिन्न नहीं लगेगी। तो जैनों की भी रचनाएं तांत्रिक लोग कहेंगे और योगी लोग ऐसा कहते हैं। फिर भारतेश्वर बाहुबली
रास का काव्य रूप क्या था? खंड। भारत जब बाहुबली के साथ आते हैं ना, तो भारत खंड खंड कर डालते हैं। जब भारत बाहुबली के साथ आता है ना, तो उसका खंड खंड कर डालता है। तो पूछा जाए भारतेश्वर बाहुबली रास काव्य रूप कैसा था? खंड काव्य था। चंदनबाला रास, ये इम्पॉर्टेंट है कि चंदनबाला ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? पता है, करुण रस तो है ही है। चंदन लगा के बाला, जब चंदन लगा रही थी देखी बाला घूम गया, तो करुण रस था, प्रधान था। तो इसका दीक्षा किससे ली? जब चंदन लगा के बाला पहनी ना, जैन धर्म से शिक्षा किससे ली? तो महावीर हनुमान आए, बोले लो चंदन पहन लो, चंदन लगा लो, बाला पहन लो, अब चलो महावीर के सामने महावीर से ना दीक्षा ले लो। क्योंकि चंदन लगा के बाला पहनती हैं कान में, तो जैन धर्म की दीक्षा लेने महावीर के पास जाती हैं। तो जब जैन धर्म की दीक्षा लेने जाती हैं ना महावीर के पास, तो चंदन लगाती हैं महावीर को, और महावीर के कान में बाला पहना देती हैं, कुंडल, जिससे महावीर खुश हो जाएं और अच्छी अच्छी दीक्षा दें। तो चंदन बाला रास ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? महावीर से। फागु के बारे में असत्य था। फागु कैसा ग्रंथ काव्य है? गाने का है तो गेय है। बसंत के मादक वातावरण का काव्यात्मक चित्रण है, बिल्कुल सही। बसंत विलास जैनेतर काव्य है जो धार्मिक आग्रह से मुक्त है, ये भी सही था। पर जो ये फाल्गुन मास में गाया जाता है। फागु के बारे में जो असत्य कथन है, ये फागुन मास में फागु के बारे में असत्य है कि ये फागुन में नहीं गाया जाता, चैत में गाया जाता है। भारतेश्वर बाहुबली रास के संपादक, भारतेश्वर जब बाहुबली बन के आते हैं ना, तो उनके मुनि जिन विजय, पता है भारत को लेने, भारत के किसके साथ आए थे? मुनि के साथ। क्योंकि बड़े से बाहुबली थे ना, भरत बाहुबली बन गए, तो मुनि जिन विजय, तो मुनि लोग ना भरत को बाहुबली बना दिए, इसलिए संपादन किया। तो मुनि ने भारत को बाहुबली बना दिया। तो भारत को बाहुबली किसने बनाया? मुनि जिन विजय ने। तो भारतेश्वर बाहुबली रास के संपादक कर्ता कौन थे? मुनि जिन विजय। प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ कौन है? संदेश रासक। धर्मेतर रास ग्रंथ क्या है? जो धार्मिक बातें ना हो। तो धर्म जब संदेश पहुँचेगा ना, तो संदेश में धर्म की बात नहीं होती कि कोई धर्म की बात कहे, कोई नहीं करता धर्म की बात। तो प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ संदेश रासक, ये इम्पॉर्टेंट है। रेवंत गिरी रास, रेवंत विजय सेन सूरी, पता है रेवंत पर्वत था ना, गिरी, तो रेवंत गिरी पे चढ़कर विजय प्राप्त करती है सेना। तो रेवंत गिरिराज विजय सेन सूरी। स्थूली भद्र रास जिन धर्म सूरी, पता है जब भद्रा लग जाता है ना, तो धर्म नहीं निभाना चाहिए। अब गए सुकुमार रास, कहे दिल्हड़, तो बोलते हैं जो सुकुमार थे मेरे वो गए सुकुमार, तो दिल्हड़ बोलते हाँ गए। नेमिनाथ चौपाई, अगर आपको नेमी से चौपाई पढ़ना है ना, तो आप भगवान की विनय करिए। तो विनय चंद्र सूरी। नेमिनाथ फाग, तो नेमी से ना नाथ फाग खेलते हैं, किसके साथ? राज और शेखर। राजशेखर आते हैं, कहते हैं नेमी से मैं फाग खेलूँगा। रासो साहित्य का समय 10 से 14वीं शताब्दी, 10वीं से 14वीं। रासो कहते हैं रासो, रा लाकर सो, तो 10वीं से 14वीं शताब्दी। अब है आदिकाल का नामकरण जो था पोपट लाल, पता है पोपट, इतने पोपट थे ना कि उनको 2-3 गिलास रस चाहिए था, इसलिए रस से माना। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने राउस से माना। तो राम स्वरूप में ऊ है ना, तो राउस है। नरोत्तम स्वामी रसिक मान लेते हैं, क्योंकि नरों में जो उत्तम होएगा ना वो रसिक होएगा। गारसादा तासी राजसूय यज्ञ से, गारसादा तासी राजसूय यज्ञ से, राजसूर का यज्ञ करते हैं तासी। बच्चन सिंह नंदुलारे वाजपेयी रास, नंद जो है ना बच्चों के साथ रास रास जाती रहती हैं।
नंद जो हैं बच्चों के साथ रास रचाती हैं। तो बच्चन सिंह ने और नंद दुलारे ने क्या माना, रास से माना। अब है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि चंद कवि निश्चय एक ऐतिहासिक पुरुष था। चंद बरदाई के बारे में कहा गया है कि चंद कवि निश्चय ही एक ऐतिहासिक पुरुष था। वह दिल्लीश्वर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज का समकालीन और उसका सम्मानित राज कवि था, क्योंकि पृथ्वीराज के यहाँ सम्मानित कवि थे। एक दिन पैदा हुए, एक दिन ही दोनों लोग का निधन हुआ था। उसी ने पृथ्वीराज का कीर्ति कलाप का वर्णन करने के लिए देशव्यापी प्राकृत भाषा में एक काव्य की रचना की, जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो मुनि जिन के पास जाते हैं, विजय पा करके सबको बताते हैं कि चंद जो है निश्चय ही एक ऐतिहासिक पुरुष था। ऐसा मुनि जिन के पास जाते हैं, विजय मिलने के बाद सबको बताते हैं कि चंद जो है निश्चय ही एक ऐतिहासिक पुरुष था। वो दिल्ली का हिंदू सम्राट जो पृथ्वीराज के समकालीन था, उस सम्मानित राज कवि था चंद। पृथ्वीराज के कीर्ति कलाप का वर्णन करने के लिए देशव्यापी प्राकृत भाषा में काव्य की रचना की। तो मतलब जिन के पास मुनि जाते थे ना, सबको ये बात बताते थे। अब है रासो काव्य के संबंध में असत्य कथन। रासो क्या है? रासो इस साहित्य में तत्कालीन सामंती जीवन की झलक देखने को मिलती। सही है, सामंती लोग ना अपनी जीवन की झलक दिखाते हैं इसमें। रासों में डिंगल पिंगल दोनों शैली, डींग भी हाँकते थे और पिंगल भी काम करते थे इसमें आश्रय राजाओं के शौर्य और वीरता का वर्णन था, और ऐसे वर्णन नहीं था, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन था। ऐसी कि राजा सुन कर के ना उसके दिमाग काम करना लगे, ऐसा ग्रंथ था। इसमें अधिकांश रचनाएं जो है ना अप्रमाणित नहीं थी, अर्ध प्रमाणित थी। तो रासों में ना अधिकांश रचनाएं अर्ध प्रमाणित थी। अब है कि ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद बरदाई। किसने आल खंड को पृथ्वीराज का ही एक खंड माना? वाटरफील्ड। पता है, आल्हा खंड, आल्हा गा रहे थे पृथ्वी पे, तो उसी को एक खंड कर दिए। कहते हैं वाटर रख दो, सारे फील्ड में घूम के आओ, मैं आल्हा का पृथ्वी पर खंड कर दे रहा हूँ। वाटर पी के फील्ड में घूमो, मैं आल्हा का ना पृथ्वी पे खंड कर देता हूँ। तो किसने आल्हा खंड को पृथ्वीराज रासो का एक खंड माना? वाटरफील्ड ने। राणा दयाल कवि, तो जो राणा होते हैं ना, राणा रासो, तो ये दया नहीं करते, तो इसलिए दयाल होते हैं। कायम रासो न्यामत खा, कहते हैं न्याय में ना काम हो गया। कायम जो न्यायमत खा जान थे ना, इन्होंने कायम रासो, कहते हैं न्याय के लिए मैं कायम हूँ, चाहे जो कर डालो मैं न्याय के लिए कायम हूँ। छत्रसाल रासो राव डूंग रसी, तो छत्रसाल राव देते हैं। कलयुग रासो अली रसी गोविंद, कलयुग में ना अली लोग आते हैं, कलयुग में अली लोग। फिर ये किसका कथन है कि बीसल देव रासो व्याकरण अभ्रंश के नियमों का पालन कर रहा है। कारक क्रियाओं संज्ञाओं के रूप अभ्रंश भाषा के ही हैं। इत्यो भाषा की दृष्टि से ऐसे रासों को अभ्रंश भाषा से साध्या विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राम कुमारे थे, तो कहते हैं बीसल देव रासो जो है ना व्याकरण अभ्रंश के नियमों का पालन कर रहा था। क्योंकि कुमारे हैं ना, इसलिए बीसल देव रासो को बोले कि व्याकरण ग्रंथ का ये पालन कर रहा है। राम कुमारे थे तो बीसल के साथ कारक पढ़ रहे थे, क्रिया पढ़ रहे थे, संज्ञाओं को पढ़ रहे थे, और ये सब अभ्रंश के ही हैं। इसलिए आप किसी प्रकार की आपत्ति होनी चाहिए हिंदी का ग्रंथ कहने में। तो बीसल देव रासो को हिंदी का ग्रंथ कहने पर कोई किसी प्रकार की आपत्ति राम कुमार नहीं करेंगे।
किसी भी प्रकार की आपत्ति, किसी भी प्रकार की आपत्ति। खुमार रासों के संबंध में, तो खुमार रासों 5000 छंद हैं। इसकी भाषा राजस्थानी है। इस ग्रंथ में बप्पा राहुल से लेकर जय सिंह, पता है, खूंखार व्यक्ति रहता है। जो हमारे बप्पा थे ना, बड़े खूंखार थे। राज सिंह थे, सिंह के जैसे दहाड़ते रहते थे। केवल दोहा छंद में रचित है खुमार रासों, ऐसा कुछ नहीं है। खुमार रासों दोहा, सवैया, कवित्व, दोहा भी कहते हैं, कवित्व भी और सवैया तीनों। हमीर रासों के जज्जल की रचना किसने माना? हमीर। अमीर लोग ना जल जाते हैं राहुल को देखकर। बहुत लोग की आदत है, तो राहुल भी जल जाते हैं हमीर को देखकर। तो हमीर रासों को जज्जल की रचना किसने माना? तो ये राहुल ने। फिर हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना दोनों स्तरों में पृथ्वीराज रासों में निखर कर आया। काव्य प्रक्रिया वहाँ पूरी निष्पन्न हुई। राम स्वरूप कहते हैं कि बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना, इनकी संवेदना करके राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है ना, इसीलिए भाषा और संवेदना दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासों निखर कर आया था। तो भाषा और संवेदना दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासों निखर कर आया था और राम का स्वरूप में दिख गया था। चार्ल्स इलियट ने आला खंड का प्रकाशन पैंट शर्ट पहनकर किया था। इम्पॉर्टेंट है। चार्ल्स इलियट ने आला खंड का प्रकाशन कब किया था? पैंट शर्ट पहनकर। पैंट शर्ट मतलब 65 में, तो 1865 में। एक और वो है कि जैन साहित्य में धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन की ही उनकी रचनाओं का प्रधान रस है, न कि काव्य सौंदर्य का प्रदर्शन। इसलिए पृष्ठ प्रेषण भी मिलता है। तो जैन साहित्य में ना पृष्ठ प्रेषण लक्ष्मी सागर में बैठती हैं। तो जैन साहित्य में धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन ही उसकी रचनाओं का प्रधान रस है। तो लक्ष्मी सागर साहित्य लिखने के लिए धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार रचनाओं का जब प्रधान रस देखती हैं ना, तो पृष्ठ प्रेषण, तो पृष्ठ करके प्रेषण में लक्ष्मी सागर में सागर के पीठ पे बैठती हैं। पृष्ठ प्रेषण में कौन? लक्ष्मी जी। तो ये जैन साहित्य के बारे में कथन है। अशोक स्वामी सर जो है ना, उनकी ये आदिकाल की प्रश्नोत्तरी है। शायद कुछ आपके उपयोगी हो, तो आप लोग सुन लीजिएगा।